तो फिल्म की शुरुआत में हम ऐना को देखते हैं जिसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी चाबी है जिससे वो देख ही रही थी तो एकदम से उसे अपने घर के बाहर शोर सुनाई दिया। दरवाजे के करीब जाकर ऐना ने चेक किया तो बाहर उसका भाई बैठा हुआ था जिसे कैंसर था और जल्द ही वो मरने भी वाला था। ऐना ये बात जानती थी इसीलिए काफी परेशान रहा करती थी। वो अपने भाई का ध्यान खुद रखती थी, किसी को भी ये अपने घर नहीं आने देते थे क्योंकि घर में इन्होंने बहुत सारे राज छुपाए हुए थे। ऐना का भाई इस टाइम भी उसे अपने पास बैठने को कहता है लेकिन परेशानी में ऐना नहीं बैठती और चली जाती है। ऐना पिछले कई सालों से एक दिमागी बीमारी से जूझ रही है। उसे हर चीज की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है और पिछले 10 सालों से तो वो घर के बाहर भी नहीं गई। उसे लगता है कि अगर वो घर के बाहर जाएगी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आज इनके घर पर ऐना के भाई की लॉयर आती है। ऐना का भाई असल में मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी ऐना के नाम करवाना चाहता था और लॉयर की ये बातें सुनकर ऐना बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इतनी ही देर में ऐना के घर पे एक डिलीवरी बॉय भी आ गया जो रोज ऐना के घर खाना डिलीवर करता था। अपने भाई के अलावा ऐना सिर्फ इस डिलीवरी बॉय से बात किया करती थी। अभी वो इस डिलीवरी बॉय डैन से बात ही कर रही थी कि एकदम से उसे अपने भाई के कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वहाँ जाकर देखा तो उसका भाई बेड से गिर गया था। वो बहुत ही प्यार से अपने भाई को उठाकर बेड पे लिटाती है जिसके बाद ये लोग पूरा दिन बातें करते हुए गुजरते हैं। रात होने पर ऐना अपने रूम में सोने चली गई। रूटीन के मुताबिक आधी रात में उसका अलार्म बजा। ये उसके भाई को मेडिसिन देने का वक्त था। वो जल्दी से उठकर अपने भाई के रूम में गई तो उसने देखा कि आज उसका भाई मर चुका है। इस हादसे से ऐना बिल्कुल टूट गई। उसके पेरेंट्स तो पहले ही नहीं थे और आज उसका आखिरी सहारा उसका भाई भी चला गया था। अब ऐना रेस्क्यू वालों को कॉल करके अपने भाई की डेड बॉडी को घर से भेज देती है जिसके बाद वो पूरे घर की सफाई करती है और अपने भाई से रिलेटेड सारी मेडिसिन और चीजों को साफ कर देती है। आज सुबह जब डिलीवरी बॉय आया तो रोज की तरह उसने फ्रैंक होकर ऐना से बात करने की कोशिश की लेकिन आज ऐना फूट फूट कर रोती। वो भी परेशान हो गया और घर के अंदर आया। उसने ऐना का दुख सुना और उसे सजेस्ट किया कि तुम इस घर को बेचकर कहीं और चली जाओ। ऐना जवाब में कहती है मैं ये घर नहीं छोड़ सकती, मेरी सारी यादें इस घर से जुड़ी हैं। इस टाइम पर डैन उसे बताता है मैं भी एक टाइम पे इस शहर से बाहर निकलना चाहता था लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं ऐसा नहीं कर पाया और आज तक इसी शहर में फंसा हुआ हूँ। उसके ये बात सुनते ही ऐना भाग कर अंदर गई और पैसों से भरा एक बैग लाकर उसके सामने रख दिया और बोली मैं ना सही, तुम तो अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हो कि पैसे लो और जाओ अपनी लाइफ नई सेट कर लो। डैन को ये पैसे लेना ठीक नहीं लगा इसीलिए वो उठ कर चला गया। अगले दिन ऐना के भाई का फ्यूनरल था। वो फ्यूनरल के लिए तैयार हुई लेकिन अपनी दिमागी हालत की वजह से वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाई। उसने अपने भाई का फ्यूनरल तक छोड़ दिया, अपने लिए केटल में चाय बनाने रखी और इतने में ही उसे अपने घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने बाहर से देखा ये 3 लोग थे जो शायद चोरी के इरादे से ऐना के घर में आ रहे थे। इन्हें देखकर ऐना काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो खुद बेड के नीचे छुप गई इससे पहले कि वो किसी को मदद के लिए बुला पाती। पीछे का दरवाजा तोड़ते हुए ये तीनों चोर अंदर आ गए। महसूस हो रहा था कि ये चोर किसी न किसी तरह ऐना से लिंक थे। वो जानते थे कि ऐना आज अपने भाई के फ्यूनरल पे जाएगी इसलिए वो बड़े आराम से दंदनाते हुए ऐना के घर में घूम रहे थे। लेकिन तभी इन्हें चूल्हे पे चढ़ी केटल की सीटी सुनाई दे दी और ये समझ गए कि कोई तो घर पर है। ये चोर इन्हें चारों तरफ ढूंढने लग गए जबकि ऐना इनसे बचने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ गई। वो बेडरूम में थी जब एक चोर रूम में आ गया। उसके हाथ लगने से पहले ही ऐना सीढ़ियों से उतरकर मेन गेट की तरफ आ जाती है पर अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं जा पाती और चोर उसे पकड़ लेते हैं। उसे सोफे पर बिठाकर पूछते हैं आखिर तुम भागी क्यों नहीं? तो ऐना ने बता दिया कि मैं घबरा गई थी। खैर इन्हें ऐना से नहीं उसके पैसे से मतलब था जिसे ये लोग ढूंढने लगे। हालांकि बैग सामने टेबल पे ही पड़ा था जिन पर उनका ध्यान ही नहीं गया। एक आदमी लगातार ऐना पर नजर रखने के लिए उसके सामने था जिसे ऐना बताती है कि मैं अपनी बीमारी की वजह से पिछले 10 सालों से बाहर नहीं निकल पाई। इस चोर को ऐना की बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि कोई 10 साल तक एक घर में कैद रहे? ऐना की बात को साबित करने के लिए वो ऐना को जबरदस्ती खींचते हुए घर से बाहर ले जाता है और घर से बाहर जाते ही ऐना की हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वो इतना घबरा गई थी कि उसको सही से नजर आना भी बंद हो गया था। ऐना की चीखें सुनकर दूसरा चोर यहाँ आया और ऐना की खराब हालत को देखते हुए उसे अंदर ले गया। अब ये चोर ऐना को जबरदस्ती कपड़े बदलने को कहते हैं लेकिन ऐना की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहा था।
इधर बाकी दो चोर दोबारा से पैसे ढूंढने की कोशिश में लगे थे और पैसे ढूंढते हुए ये लोग बेसमेंट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दो अजीब से डोर्स थे जिनका कोई हैंडल नहीं था। इन्होंने जब इन डोर्स को खोलने की कोशिश की तो इन्हें पता चला कि वो बुरी तरह जाम है। शायद ये वही कमरे थे जिनको छुपाने के लिए ऐना और उसका भाई किसी को भी इस घर में आने नहीं देते थे। यहाँ अब चोर दोबारा से ऐना को कपड़े बदलने को कहता है, लेकिन ऐना जब उसकी बात नहीं सुनती तो उससे गुस्सा आ जाता है और वो खुद उसके जबरदस्ती कपड़े बदलना शुरू कर देता है। अब ये सब चल ही रहा था कि यहाँ पर डैन आ गया। डैन ने आते ही इन चोरों को पहचान लिया क्योंकि ये चोर डैन के ही दोस्त थे। क्या डैन भी इनके साथ मिला हुआ था? ऐना के दिमाग में ये सवाल आया, लेकिन नहीं, डैन इनके साथ नहीं मिला हुआ था। डैन तो बस ऐना को देखने के लिए आया था कि वो अपने भाई के फ्यूनरल पे ही क्यों नहीं आई थी। डैन का शोर सुनकर दूसरा चोर भी बाहर निकल आता है और मौका पाकर ऐना भी वहाँ से भागकर कहीं छुप जाती है और देखती है कि ये लोग डैन को मारकर बेहोश कर चुके हैं क्योंकि डैन इनके प्लान का हिस्सा नहीं था। अब ये लोग ऐना को ढूंढ नहीं पा रहे थे। एक आदमी ऐना को धमकी देता है, खुद ही बाहर निकल आओ वरना मैं तुम्हारे तोते को मार दूंगा। ऐना फिर भी बाहर नहीं निकलती तो वो हथौड़ी मार के उसके तोते को मार देता है। इतनी ही देर में हमने देखा कि डैन को भी होश आ चुका था। अब डैन यहाँ कुछ करना दे इसलिए चोर उसके हाथ बांध कर उसे बिठा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐना भी मौका पाकर वहाँ से निकलकर किसी दूसरी तरफ जाने के लिए भागी ही थी कि उसे एक चोर ने देख लिया। अब वो चोर इससे पहले कि उसे पकड़ लेता, ऐना ने कोई चीज उठाई और उसके गले पे मार दी और उस बंदे की वहीं पर मौत हो गई। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए दोनों चोरों को बेसमेंट से अजीब सी आवाज आई। हमें दिखाया गया कि ऐना उस मरे हुए चोर की बॉडी को बेसमेंट में घसीटते हुए लेकर जा रही थी। अब चोर जब आवाज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेसमेंट की तरफ बढ़े तो उन्हें फ्लोर पर खून नजर आया, जिसका पीछा करते करते ये लोग अपनी दोस्त की लाश तक पहुंच गए। मरा हुआ चोर जेपी नाम के चोर का भाई था और अपने भाई की मौत से जेपी पूरी तरह टूट गया और उसने अपने भाई का बदला लेने की ठान ली। यहाँ दूसरा चोर ऐना को बिना हैंडल वाले उन दरवाजों के पास देखता है। इससे पहले कि वो ऐना को पकड़ पाता, ऐना वो दरवाजा बंद कर देते हैं। अब ऐना भागते हुए इसी बेसमेंट में बने हुए एक कमरे में जाती है और एक पुराने बॉक्स में से एक चाबी निकाल लेती है, जिस पुरानी चाबी से उसने एक बॉक्स खोला और लीवर दबा दिया। लीवर के दबाते ही बेसमेंट में जाने वाली सारी सीढ़ियां बंद हो गईं और ऐसे वो दोनों चोर जो अपने साथी को ढूंढते हुए बेसमेंट तक आए थे वो दोनों बेसमेंट में ही बंद हो जाते हैं। अब ये दोनों चोर बेसमेंट में कैद बिल्कुल पागल हो चुके थे और किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो उस भारी से लोहे की दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि ये दरवाजा उनसे टूटने वाला नहीं। यहाँ पर हमें ऐना को दिखाया जाता है जो अब डैन के पास आ गई है। डैन उसे माफी मांगता है और कहता है कि इस सब में मेरा हाथ नहीं, इनमें से सिर्फ वेंस मेरा दोस्त था और उसे बस मैंने तुम्हारे पैसे के बारे में बता दिया था। मैंने ही जानता था कि उनका इरादा चोरी का बन जाएगा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब इस चोरी के पीछे क्योंकि डैन का कसूर था, ऐना ने उस पर भी रहम नहीं किया। ऐना ने ये भी नहीं देखा कि वो उसका दोस्त था। ऐना ने उसके जुर्म में उसकी उंगली तोड़ी और उसके बंधे हुए हाथों के साथ ही उसे बेसमेंट में फेंक दिया। अपने ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका पाँव टूट गया था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। इसके बाद ऐना बेसमेंट के दरवाजे बंद करने के बाद एक हिडन कैबिनेट में पहुंच जाती है और वहां जाकर बेसमेंट की लाइव फुटेज देखने लग जाती है। उसने देखा कि डैन दर्द से कराह रहा था। जेपी उसके पाँव को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। तब ऐना एक रिमोट कंट्रोल लेकर बेसमेंट के गेट के पास जाती है और इन लोगों से कहते हैं तुम्हारे पीछे 2 गेट हैं जिनमें से एक के अंदर फर्स्ट एड किट रखी हुई है। ये कहते ही वो अपने रिमोट कंट्रोल से उन दरवाजों को खोल देती है। जेपी जब फर्स्ट एड किट लेने उस रूम के अंदर गया तो फौरन ही ऐना ने उस रूम को लॉक कर दिया। जेपी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने देखा कि ये रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे ऊपर ऐना का रूम। यहाँ हम देखते हैं कि जेपी का दूसरा साथी यहाँ का दूसरा डोर खोलने की कोशिश करता है और इस चीज में वो कामयाब भी हो जाता है। दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि रूम में 2 फ्रीजर्स थे जिन्हें खोलने पर उसके होश उड़ गए। अंदर काफी सारी लाशें थी। इसी रूम से एक बाहर जाने का रास्ता भी था। इससे पहले कि वो बाहर जा पाता, पीछे से ऐना ने आकर उसके सर के ऊपर हथौड़ी से वार कर दिया। उसका सर फट गया। अपने आप को बचाने के लिए उसने अब ऐना के ऊपर हमला किया। ऐना का गला पकड़कर वो उसका गला दबाने लगा, लेकिन लगातार बहते सर के खून ने उसे आखिर मार डाला। यहीं पर हम डैन को देखते हैं जो अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते इस रूम में आ गया है, इस फ्रीजर वाले रूम में, और फ्रीजर में पड़ी लाशों को देखकर वो भी डर जाता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि अब ऐना के घर पर ऐना की लॉर आ चुकी थी। वो उसे विल देने के लिए आई थी। ऐना अपने आप को कवर करते हुए ऊपर आई और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी लॉयर को नीचे बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाजें आ गई। लॉयर ने जब पूछा तो उसने कह दिया कि शायद कोई जानवर होगा।
जिस पर लॉयर भी उसकी बात मानकर वहाँ से चली गई। लॉयर के यहाँ से चले जाने के बाद एना अपनी बेसमेंट की स्टेयर्स ओपन करते हुए बेसमेंट में जाती है और डैन को उस फ्रीजर वाले रूम में देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसे बालों से उठाकर एक अलमारी में कैद कर देती है, जो अलमारी दरअसल एक सीक्रेट डोर था, जिस डोर से डैन एक दूसरे रूम में आ गया जहाँ पे उसका दूसरा साथी बंद था। इस रूम के अंदर एक ऐसा मिरर लगा हुआ था जिसकी दूसरी तरफ से एना इन दोनों को देख सकती थी। एना जाकर उस मिरर के सामने बैठ गई। ये लोग एना को नहीं देख पा रहे थे। जेपी को इस मिरर के बारे में पता चल जाता है। गुस्से में वो इस मिरर को तोड़ने की जब कोशिश करता है तो एना बताती है कोई फायदा नहीं, ये मिरर नहीं टूटेगा, ये बुलेट प्रूफ है। इसके बाद वो जेपी से कहती है तुम अलमारी में पड़ी हुई शर्ट निकाल कर पहन लो। जेपी क्या करता, इस टाइम वो उसकी कैद में था। जो एना ने कहना था उसने वही करना था। एना के कहने के मुताबिक वो अब अलमारी से शर्ट निकाल कर पहन लेता है। इस पॉइंट पर आकर हमें पता चलता है कि असल में एना और उसका भाई साइकोपैथ थे। वो लोगों को ड्रग्स देकर इस कमरे में जानबूझकर लेकर आते थे और फिर अलमारी के जरिए एना का भाई इस कमरे में आकर उनको मार दिया करता था और शीशे के पीछे बैठकर एना ये सब देखकर इंटरटेन होती थी। यहाँ पर जेपी काफी ज्यादा जज्बाती हो जाता है। वो एना से पूछता है आखिर हम यहाँ पर क्यों हैं, ये कमरा तुमने क्यों बनाया है और तुमने मुझे किसकी शर्ट पहनाई है। तब एना ने उसे अपने पास्ट की कहानी बताना शुरू की। उसने बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे डैड ने मुझे अब्यूज किया और जब ये बात मेरे भाई को पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरे डैड का गला दबाते हुए उसे मार डाला। अपने डैड की मौत से मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हुई और इस चीज का अंदाजा जब मेरे भाई को हुआ कि मैं काफी रिलैक्स हुई तो उस दिन के बाद से उसने ऐसे लोगों को बहला फुसला कर यहाँ लाना शुरू कर दिया जो लड़कियों या बच्चियों को अब्यूज किया करते थे। इस अलमारी के जरिए मेरा भाई आकर उन्हें गला दबाकर मार देता था, वो भी मेरे डैड की शर्ट पहनाकर, और मैं उन्हें देखती थी। उन्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे मेरा भाई मेरा बदला लेने के लिए मेरे डैड को मार रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सारी कहानी सुनकर जेपी एना और एना के भाई को पागल कह देता है और ये बात सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है। एना को लगता था उन्होंने जो किया ठीक किया, उन्होंने मुजरिमों को बस सजा दी है। अब क्योंकि जेपी ने उन्हें गलत साबित किया था इसीलिए एना डैन से कहती है कि वहाँ ड्रॉ में एक गन पड़ी है, उसे उठाकर जेपी को मार डालो। इससे पहले कि डैन ये काम करता, डैन को धक्का देते हुए जेपी यहाँ जाता है और उस गन को उठा लेता है। वो अब इस गन से डैन को ही मारने वाला था कि तभी एना ने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम अपने आप को मारोगे क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो और अगर तुम इस पछतावे से निकलना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को मारना होगा। शुरू में जेपी उसकी जज्बाती बातों में आ गया और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन जल्द ही जेपी होश में आ जाता है और अपने आप को मारने के बजाय गन दोबारा डैन पे तान देता है। एना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डैन की मौत हो जाए, इसीलिए वो अब रिमोट कंट्रोल से एक दरवाजा खोल देती है जिससे ये दोनों आजाद हो जाते हैं। इन्होंने सुख का सांस लिया था कि लोग बाहर जाने वाले थे, लेकिन तभी जेपी को अपने भाई की मौत याद आ गई। उसे याद आ गया कि उसने तो अपने भाई की मौत का बदला लेने का फैसला किया था। डैन उसे समझाता है ऐसा नहीं करो, अंदर जाओगे तो मारे जाओगे, लेकिन जेपी उसके मुंह पे पंच करते हुए अब अंदर चला जाता है। अब जेपी घर के अंदर जाकर घर में केरोसिन ऑयल डालने लगा एना से बदला लेने के लिए। इस घर को जलाने का उसने सोचा, लेकिन तभी एना उसके सामने पैसों से भरा एक बॉक्स ले आई। लेकिन अब जेपी को उसके ये पैसे भी नहीं चाहिए थे, वो ये पैसे भी साइड पे फेंक देता है और जबरदस्ती एना को पकड़ने की कोशिश करता है। एना उससे बचने के लिए भागी, लेकिन फिर भी जेपी ने उसे पकड़ लिया और उसे कहा मैं अपना भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो बचपन में तुम्हारे डैड ने किया था। वो एना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ गलत कर देता, डैन यहाँ पर आकर उसे रोक देता है, उसे साइड पे करता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एना उसकी पॉकेट में मौजूद गन निकाल लेती है और उससे एक ही लम्हे में जेपी को शूट करके मार डालती है। डैन ने ये मर्डर अपनी आंखों के सामने होता देखा था। वो जानता था कि अगर उसने थोड़ा सा भी रिएक्ट किया या कुछ कहा तो वो खुद ही मारा जाएगा, इसीलिए चुपचाप वो घर से बाहर निकल गया। डैन के यहाँ से जाने के बाद एना भी इस घर से निकलने का फैसला करती है और आज 10 सालों में पहली मर्तबा वो घर से निकलने के बाद अपने आप को ऐसा फील नहीं कर रही थी जैसे वो घबराई हुई हो। इस सारे वाकये से आज के दिन से उसकी बीमारी ठीक हो गई। बाहर निकलते ही उसने जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का सोचा और एक माचिस की तिली जलाते हुए अपने इस घर को यानी अपने पास्ट को जला दिया, जिसको दिखाते हुए ही बस ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।